गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो? बढ़िया। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कार्बोनेटेड कंपाउंड, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। अक्रेंस ऑफ कार्बन कि जो कार्बन है, मतलब कार्बन इतने दिनों से पढ़ रहे हैं, तो कार्बन किस किस फॉर्म में हमें मिलता है, किस किस फॉर्म में हमें मिलता है। एक तो फ्री स्टेट है, फ्री स्टेट का मतलब आप कह सकते हो प्योर स्टेट में अकेला। तो पहला तो हो गया डायमंड, ग्रेफाइट और बक मिक्सचर फ्रेंस, ये तीन है। दीज आर कॉल्ड एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, या आप कह सकते हो प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप का मतलब ये भी होता है कि केमिकली तो वो पूरे के पूरे सेम है, मतलब डायमंड भी कार्बन है प्योर, ये भी कार्बन है, लेकिन दोनों की फिजिकल स्टेट और फिजिकल स्ट्रक्चर वगैरह बहुत सारी चीजों में डिफरेंस है, लेकिन है तो क्या कार्बन। तो उन्हें क्या कह दिया जाता है, एलोट्रॉप्स। ठीक है। दूसरी क्या है, कंबाइंड स्टेट। दूसरी क्या है हमारी, कंबाइंड स्टेट। अब ये कंबाइंड स्टेट क्या होती है, कार्बन यहाँ पे अकेला मिल रहा है क्या, नहीं, CO2 की फॉर्म में मिल रहा है। कोई भी कार्बोनेट मिल गया, तुम्हें कैल्शियम कार्बोनेट मिल गया, सोडियम कार्बोनेट मिल गया, तो क्या ये फ्री स्टेट है, नहीं ना। उसके बाद हमारे फॉसिल फ्यूल, जो भी धरती से तुमने पेट्रोल डीजल जो भी निकाला, देखो सबको जला के काला काला निकलता है, और जिसको भी जला के काला काला निकलता है समझ जाओ कार्बन, समझे। तो सारे फॉसिल फ्यूल जितने भी है तुम्हारे, सारे क्या है, कार्बन की फॉर्म है। ऑर्गेनिक कंपाउंड, अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो तुम खाते हो C6H12O6 ग्लूकोज, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी शुगर, वो भी कार्बन की फॉर्म है। फैट, प्रोटीन, प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखोगे तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, मैंने तुम्हें बताया ना, प्रोटीन इजीली नहीं डाइजेस्ट होता क्योंकि उसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, हेक्सागोनल। उसके बाद वुड, लकड़ी, कॉटन, वूल, भाई पता नहीं क्या क्या है इसका बारे में मैंने तो बता दिया जितना लिख रहा, दैट ऑल आर मेड अप ऑफ कार्बन। हमें सिर्फ पढ़ना क्या है, हमें यहाँ पे डायमंड के बारे में पढ़ना है कि डायमंड कैसे बना, ग्रेफाइट कैसे बना, और इस पे तो अभी भी रिसर्च चल ही रही है, और ये तुम्हारा सिलेबस का पार्ट नहीं है। सिलेबस का पार्ट बस ये तुम्हें पता होना चाहिए। अगर ऑप्शन में आ जाए ना कि कौन कौन से एलोट्रॉप्स हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज पे लगा देना क्योंकि तीनों है। एलोट्रॉप्स का क्या है, वो तीनों है। तो हम पढ़ेंगे किसके बारे में, डायमंड के बारे में। जो तुम्हें ठीक लग रहा है उसे लिख लो, ठीक है। अब हम पहले एलोट्रॉप की बात कर रहे हैं, जो है हमारा डायमंड। देखो बनता कैसे, तुम्हें पता है कि ये जो मिलता है वो कहाँ मिलता है, कोयले की खान सिंह का गाना भी है ना, कहते हैं तो उसमें वो होता है। तो ध्यान से देखना, ये जो डायमंड है इसको बनने के लिए बहुत ज्यादा हाई प्रेशर और बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए, जब जाके बनता है। देख रहे हो कितना ज्यादा प्रेशर, 50 से 60,000 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बहुत ज्यादा। मतलब जब मैंने बोला कोयले की खान के अंदर, बहुत अंदर मिलता है, तो सोचो जहां पे वो मिल रहा है उसके ऊपर कितना लोड होगा धरती का, कितना वजन होगा, कितना लोड होगा, जब जाके वो प्रेशर से बना। ये बना है, कोई चीज है ना, जैसे कोई भी चीज है, मैंने लिया गन्ने का रस, उसकी चीनी बना दी, ठीक है, कुछ लिया, कुछ और प्रोडक्ट बना दिया, तो केमिकल रिएक्शंस जब होते हैं तो उनके स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाते हैं और कुछ का कुछ बन जाता है। जैसे हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन लिया, एक अलग प्रोडक्ट बना दिया, पानी बना दिया, समझ रहे हो ना। तो एक बिल्कुल ही अलग चीज बन जाती है बॉन्ड के चेंज होने से। अब मैं तुम्हें बता दूं, 1 कैरेट गोल्ड लगभग 200 ग्राम का होता है, और कोहिनूर का जो हीरा जो रानी के ताज पे लगा हुआ है वो 108 कैरेट का है, और जो वो ले गए थे यहाँ से चुरा के वो 181 कैरेट्स का था। तो ये प्योरिटी है। और दो चीजें हमारे सॉलिटर्स भी होता है। डायमंड में जितने कट होंगे ना, डायमंड में जितने कट होंगे, जैसे इस तरीका करते हैं ना डायमंड को, और इस तरीके से कट होते हैं उसमें, तो डायमंड में जितने ज्यादा कट होंगे, जितने ज्यादा एज होंगे, जितने ज्यादा उसके एज होंगे, उतना ज्यादा वो चमकेगा, क्योंकि हर एंगल से अंदर लाइट जाएगी, फिर वो टकरा के अंदर ही अंदर घूमती रही, वो बाहर ही नहीं निकल पाती लाइट, इसीलिए वो शाइन होता है, इसीलिए वो शाइन होता है। भाई इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसका स्ट्रक्चर है 3D टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। मतलब अगर मैंने वैसे 2D में दिखाने की कोशिश करी है, एक एंगल ये हो गया, मतलब ये इस तरीके से, अब ये तीन तो इस तरीके से है, और एक एंगल जो है वो पीछे है इस तरीके से, तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है इसका। कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं, 4 बॉन्ड होते हैं, बताया था पिछली क्लास में, 4 बॉन्ड होते हैं कार्बन के, ठीक है। तो चारों बॉन्ड इसके फुली बॉन्डेड है, चारों बॉन्ड इसके
फुली बॉन्डेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसीलिए डायमंड जो है वो बैड कंडक्टर, डायमंड जो है वो गुड कंडक्टर नहीं है, क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसी की वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा है, देख रहे हो, और डेंसिटी भी इसकी हाई है, इतनी लो नहीं है। समझ रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसके यूज बता देता हूँ, डायमंड के यूज। देखो डायमंड बेसिकली ज्वेलरीज में तो यूज होते ही है। जब बहुत सारे पत्थर ऐसे कटिंग होती है, जब पहाड़ों को काटना होता है ना, तो जब पत्थर के कटर्स, लोहे के ब्लेड हमारे टूटने लग जाते हैं, बहुत तगड़ी पहाड़ी आ जाती है, तो डायमंड करंट कटर से उसे ब्रेक किया जाता है। किससे ब्रेक किया जाता है उसे? डायमंड कटर से। ठीक है। आई सर्जरी, अब तो लेसिक वगैरह से आई सर्जरी होने लगी है। पहले क्या होता था, पहले क्या होता था, जो सर्जरी होती थी ना, आंख के परत है, एक झिल्ली लगी हुई है, जो तुम्हें काली काली पुतली है ना, उसके ऊपर भी एक झिल्ली है भाई, जिसे कहा जाता है इंग्लिश में फ्लैप। जिसे क्या कहा जाता है इंग्लिश में? फ्लैप। उस फ्लैप को लेजर से, डायमंड कटर से काटा जाता है और फिर उस झिल्ली को निकाला जाता है, और फिर आंख की पुतली में जो भी चेंज करना वो करा जाता है। कई बार कैटरेक्ट सुना होगा तुमने, मोतियाबिंद कहते हैं हिंदी में। मोतियाबिंद क्या होता है? एक दूधिया लेयर चढ़ जाती है, मिल्की लेयर चढ़ जाती है आंखों के ऊपर, तो आंखों को, बुढ़ियाओं को, बुड्ढों को धुंधला धुंधला दिखता है। तो उस कैटरेक्ट को, उस लेयर को, उस परत को हटाने के लिए भी डायमंड से सर्जरी करी जाती है। लोहे से भी कर सकते हैं, लोहे के ब्लेड से, लेकिन यार इन्फेक्शन होने का खतरा है, टिटनेस हो जाए, कोई लोहे को जरा सा पार्टिकल गिर गया उसमें तो दिक्कत हो जाए। समझ रहे हो ना? तो डायमंड बहुत सेफ है, रिएक्टिव नहीं है। इसीलिए ग्लास कटर के लिए, समझ रहे हो, ग्लास कटर के लिए यूज होता है, जो कांच काटने के काम आता है ना, उसमें डायमंड इतना छोटा लगा रहता है, तुम देख ही नहीं सकते अपनी इन आंखों से, दिखेगा ही नहीं तुम्हें। तो डायमंड को कटिंग के लिए यूज किया था, बहुत हार्डेस्ट सब्सटेंस। ठीक है। अब दूसरी चीज बताऊंगा, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कहाँ बना, कैसे बना और उसका यूज क्या है। तो कुछ नहीं पढ़ना, देखो ये ज्यादा नहीं आया, याद रखना टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, नॉन कंडक्टर है और बहुत ज्यादा हार्ड है, बहुत ज्यादा हार्ड है। ठीक है। तो अब बात करेंगे ग्रेफाइट की। ठीक है भाई, अब बात करते हैं ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट जो है 2 डायमेंशनल शीट और लेयर लाइक स्ट्रक्चर। ये देख रहे हो, अभी ये दिख नहीं रहा होगा तरीके से, मतलब ये लेयर्स बनी हुई है, ऐसे हेक्सागोनल लेयर बनी हुई है, उसके नीचे एक और लेयर, उसके नीचे एक और लेयर। इसीलिए ना लेयर वाइज स्ट्रक्चर की वजह से ये स्लिपरी होता है। आप पेंसिल को चलाओ एक कॉपी पे खूब सारा, और उसके बाद उसको उंगली से रब करो तो तुम्हें स्लिपरी लगेगी। क्यों? क्योंकि उसका स्ट्रक्चर जो है वो लेयर वाइज। एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है इसका, इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो 3 बॉन्डेड है। एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी ये कंडक्ट करता है। अभी मैं तुम्हें बताऊंगा कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तो करता है। तुमने देखा होगा बहुत सारी जगह, जैसे मैं एक एग्जांपल तुम्हें देता हूँ, मोटर देखिए सबने। मोटर में जो एक घूमने वाला पार्ट होता है, जो शाफ्ट निकली रहती है डंडी से बाहर को, मोटर ये नहीं, मोटर के बाहर जो डंडी निकली रहती है, अब उसे घुमाना है, अभी उसे घुमाना है, वो घूम रही है, तो उसे, वो घूम कैसे रही है, उसे इलेक्ट्रिसिटी दी जा रही है, जब जाके वो घूम रही है। अब सारा सीन ये रहता है कि यार वो घूमने वाली चीज को आप इलेक्ट्रिसिटी दोगे कैसे? आप इस घूमने वाली चीज को अगर तार से टच कर दो ना, 5 सेकंड ही नहीं लगेंगे, आग लग जाएगी। तुमने देखा होगा जब चक्कू में धार लगाते हैं, तो साइकिल वाला जब धार लगाता है तो चक्कू जैसे ही टच करी चिंगारी उठ गई, और वो तो इतनी तेज नहीं चलाता। और मोटर की जो वो है शाफ्ट है, जो वो कितनी तेज घूमती है, तो बर्नआउट तो तुरंत ही हो जाएगा। अगर मैं किसी मेटल से उसे कंडक्टर दूंगा, या मेटल से किसी से इलेक्ट्रिसिटी दूंगा, कॉपर से किसी से, तो यार बहुत रिसर्च चली कि कैसे दी जाए, कैसे इलेक्ट्रिसिटी दी जाए। तो ग्रेफाइट के जरिए, जिसे कहा जाता है कार्बन ब्रशेस, जब मैग्नेटिक वाला चैप्टर बताऊंगा तो पढ़ाऊंगा उसमें कि कार्बन ब्रशेस लगाए गए यहाँ पे। ये छोटे से छोटे सॉफ्ट गुटके होते हैं, दिखाऊंगा बाद में तुम्हें लाइव। यहां से इनको इलेक्ट्रिसिटी दी। इन्होंने क्या किया, ऐसे कार्बन को, उसके ब्रशेस के जरिए क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी दे दी। तो ये ब्रशेस भी नहीं घिसते, और इनका वैसे भी जो टेम्परेचर है वो हाई है। ये नहीं कि इतनी जल्दी पिघल जाएंगे बिल्कुल गर्म होते ही ना, पिघलते नहीं है गर्म होते। और ये तार को, कुछ पूछना, तार को ये जो शाफ्ट है उसे कंडक्शन भी दे दे, समझे? तो इसीलिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में ये यूज होते हैं। लो डेंसिटी हल्के होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। ठीक है। उसके बाद यूज पढ़ लो यार। यूज मैंने तुम्हें बताया, लुब्रिकेटिंग ऑयल।
कहीं कहीं, जैसे मैंने तुम्हें बताया जब हम कैरम बोर्ड खेलते हैं, कैरम बोर्ड जो होता है तो उसमें हम लोग तेल वगैरह तो नहीं डालते, जैसे इंजन ऑयल गाड़ियों में डालते हैं। गाड़ियों में इंजन ऑयल इसलिए डालते हैं क्योंकि लुब्रिकेट, ताकि फ्रिक्शन ना हो। तो कैरम बोर्ड में भी तो तेल डाल के खेल सकते हैं हम लोग, हैं? मजा नहीं आएगा? खेल के देखना एक बार, लात बड़ी बर्बाद हो गई। ठीक है, अब पाउडर डाला ना, तो पाउडर से क्या है, पाउडर भी लुब्रिकेटिंग का काम कर रहा है, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर रहा है। तो कहीं कहीं जो बड़े बड़े डैम होते हैं, डैम जो बांध होते हैं बहुत बड़े बड़े, उनके जो शटर होते हैं, शटर का मतलब पानी रोकने के लिए वो नीचे आ जाते हैं और पानी ब्लॉक, फिर वो ऊपर जाते हैं। तो उनके जो ये ऐसे शटर खुलते हैं ना, तो उनकी जो बॉल बियरिंग होती है उन सब में ग्रेफाइट पाउडर यूज किया जाता है। लेकिन हुआ है कि हमारा हीराकुंड बाद में एक बार जैम हो गया, तो इंडियंस ने क्या किया, तेल डाल दिया, तेल डाला तो और जाम हो गया, क्योंकि ये जब ऊपर नीचे आते हैं ना तो इसकी बॉल बेयरिंग बहुत गर्म हो जाती है घिस के, क्योंकि बहुत बड़े गेट होते हैं, बहुत बड़े, कम से कम 200-200 गज का एक गेट, इतना बड़ा गेट होता है, समझ रहे हो? तो यार इतने बड़े गेट में हीट प्रोड्यूस हो रही है ताकि वो घिस ना जाए, तो करा क्या जाता फिर जर्मन से, क्योंकि वो जर्मन ने बनाया था, तो जर्मन बुलाए गए साइड वो इंजीनियर्स, फिर उन्होंने सफाई वगैरह करके ग्रेफाइट पाउडर डाला, ग्रेफाइट पाउडर डालने के बाद वो डैम सही हुआ। तो लुब्रिकेटिंग ऑयल या फिर लुब्रिकेटिंग पाउडर होता है, उसको डाल दिया जाता है, लुब्रिकेटिंग के लिए यूज होता है। फिर ब्लैक इलेक्ट्रॉन ड्राई सेल तुमने देखा होगा, जो सूखी बैटरी होती है, अरे जो बड़ी वाली टॉर्च वाली बैटरी नहीं होती मोटी सी, तो उसमें तो नीचे जो होता है इलेक्ट्रॉन, वो किसका बना होता है, ग्रेफाइट, कार्बन का। पेंसिल लेड्स में जो पेंसिल लेड होती है ना, वो प्योर ग्रेफाइट की नहीं होती, उसमें थोड़ी सी क्ले भी मिलाई जाती है, तो वो किसकी बनी होती है, ग्रेफाइट की। उसके बाद नोज ऑफ द स्पेस शटल, जो स्पेस शटल होता है, तुम देखोगे स्पेस शटल जो है इस तरीके का, अब इसके ऊपर जो नोज पे ग्रेफाइट लगा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि यार अगर ये लोहे का है और ये ऊपर जा रहा है तो आग लग जाएगी घिस के, क्योंकि फ्रिक्शन तो हो गई एटमॉस्फेयर में। जब इतने इतने उल्का पिंड आते हैं, मीटियोराइट्स आते हैं, वो उसमें आग लग जाती है, तो ये जो जाए उसमें भी लग सकती है, क्योंकि ये स्लिपरी होता है तो स्लिप करेगा, फ्रिक्शन नहीं होगा, तो नोज पे लगा दिया पूरे पे, तो जलेगा भी नहीं, और क्योंकि फ्रिक्शन हो गए तो ये स्मूथली ऊपर शटल में चल सकता है आराम से। ठीक है, तो ये इसके इंपॉर्टेंट यूज थे, ये मैंने तुम्हें बता दिया कि 2 डायमेंशनल शीट और लेयर लाइक स्ट्रक्चर इतना ज्यादा पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें पता तो होना चाहिए कि भाई ग्रेफाइट है क्या। ठीक है, तो कई बच्चे बोलते हैं लेड का बना हुआ है, लेड का नहीं बना हुआ, वो जो लेड है ना वो ग्रेफाइट की है, समझे? ये देखो, अब हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? जिस भी कंपाउंड में तुम्हें कार्बन दिख जाए दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे बोलते हैं ना ऑर्गेनिक फूड खा रहे हैं, तो उसमें कुछ भी पेस्टिसाइड वगैरह ये सब नहीं मिला हुआ, तो दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक फूड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे मान लो मीथेन है, तुम्हें पता है कहाँ यूज होता है, सीएनजी, एलपीजी ब्यूटेन है। अभी तुम बोल रहे हो एलपीजी, तो ये नहीं भाई, एलपीजी है, एलपीजी, और ये है सीएनजी। इसमें भी मिक्स करी जाती है गैस, इसमें भी कुछ गैसेस, तुम्हें पता है इन दोनों की स्मेल नहीं होती। स्मेल के लिए, ताकि लोगों को पता लग जाए लीक हो रही है, तो उसके लिए अलग से डाला जाता है, कुछ ना कुछ डाल देते हैं ताकि स्मेल पता लगे। इथेनॉल है, देखो इथेनॉल और इथेनॉल दोनों अलग अलग है भाई, बस ए और ओ का फर्क है। ये यूरिया, अब सुनना, अब हुआ क्या, एक साइंटिस्ट था वॉल्फर नाम था उसका, एफ वॉल्फर, गलती से हुआ है उससे, एक्सीडेंटली ऐसा हुआ कि बना रहा तो कुछ और, बन गया यूरिया। अभी पता कैसे चला यूरिया है, यूरिया क्या होता है? तो जैसे यूरिया है ना, एकदम स्मेल यूरिन की तरह होगी, यूरिन होता है बिल्कुल उसी की तरह स्मेल होगी उसकी। तो उसे पता लगा भाई ये क्या बन गया, आर्टिफिशियल यूरिन बना दिया उसने, और वही लगा लो पगला गया कि यार ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हम लोग बना सकते हैं। उसे यकीन ही नहीं हुआ, बना तो गलती से, लेकिन उसे पता लग गया कि इसका मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हम लोग बना सकते हैं। तो इसीलिए आर्टिफिशियल हर एक चीज बनने लगी। आर्टिफिशियल शुगर जो खाते हैं, शुगर फ्री, आर्टिफिशियल है, प्योर केमिकल है भाई, एक बूंद नहीं है उसमें उसका किसी का। जो भी तुम्हारे फ्रूटी वगैरह उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर, जो भी तुम च्युइंगम खाते हो आर्टिफिशियल टेस्ट है, जरा सा भी नहीं। परफ्यूम्स में गुलाब की महक आ रही, साबुन में आ रही है, सब आर्टिफिशियल,
सब आर्टिफिशियल टेस्ट, हर एक चीज आर्टिफिशियल बना सकते हैं। तो कैसे? जब उसने पहली बार यूरिया बना दिया। ये क्या है, क्लोरोफॉर्म को देके सुंघा देते थे, सो जाते थे, एनेस्थीसिया के लिए यूज होता था। अब ये बैन हो गया, तो कई लोग सो जाते, सोते ही रहते थे, उठे ही नहीं। वैसे होता था ऑपरेशन के लिए सुलाया जाता था, लेकिन वो ज्यादा ही हो गया, उनको वो चले गए। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते कैसे। और बेसिकली हमें इस चैप्टर में मेनली हाइड्रोकार्बन पढ़ना है। अब ये हाइड्रोकार्बन क्या है? हाइड्रोजन और कार्बन का एक कोई भी कंपाउंड बनेगा। जैसे देखो हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोजन कार्बन, तो ये हाइड्रोकार्बन ही है सर। क्या ये हाइड्रोकार्बन सी। बस हमें थोड़ा सा डीप में पढ़ना है और कैसे बने। अभी एक वर्ड और बताऊंगा, दैट इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नामकरण। अब इतने सारे कंपाउंड, लाखों कंपाउंड, नाम कैसे लिखो? तो नाम लिखना भी सीखना है कि कैसे नाम लिखने हैं उनके। ठीक है, लिखो। देखो टाइप्स ऑफ बॉन्ड और बहुत सारी चीजें कि बॉन्ड किस किस तरीके से होते हैं, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो जितना बता दिया उतना रिवाइज कर लो बस अच्छे से। ठीक है, ऑल द बेस्ट।